अस्सलाम वालेकुम MGT 50 वालों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस को पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास MGT 504 का लेसन नंबर 7 है। स्टूडेंट्स, आपके मैंने कमेंट्स पढ़े हैं जो MGT 504 वाले हैं। ठीक है, परेशान मत हो, मैं आपको मिड से पहले पहले आपको मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा आजकल प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आप जानते हैं कि एक तो हमारे पाकिस्तान में लाइट इशू है। दूसरी बात ये कि टाइम थोड़ा सा जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। सो इंशाल्लाह मिल जाएंगे, परेशान नहीं हो। ठीक है, सो चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। क्योंकि जो चीज़ें पहले से रिकॉर्डेड थी वो मैंने अपलोड कर दी हैं, लेकिन न्यू चीज़ें रिकॉर्ड करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। सो आज मैंने ये आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया है। सो इंशाल्लाह मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना आपने। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस की। देखिए, सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ क्या होता है। ठीक है, अब पर्पज़ क्या होता है? गोल्स अचीव करना। हर ऑर्गेनाइजेशन किसी रीज़न की वजह से एग्जिस्ट करती है और कुछ आउटकम्स हासिल करना चाहती है। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी और डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या होते हैं? देखिए, गोल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या हासिल करना चाहती है। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट कमाना चाहती है, मार्केट लीडर बनना चाहती है, या कस्टमर को बेस्ट सर्विस देना चाहती है। अब ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस वो होती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स कितने अचीव करती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर लेती है तो ये इफेक्टिव होता है, और अगर गोल्स अचीव नहीं होते तो ये इनइफेक्टिव होता है। तो ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यानी सिर्फ एक चीज़ नहीं देखी जाती, इसमें मल्टीपल चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। यानी कंपनी लेवल परफॉर्मेंस देखा जाता है, डिपार्टमेंट लेवल परफॉर्मेंस देखा जाता है, ऑफिशियल गोल्स और प्रैक्टिकल गोल्स, ये सब देखे जाते हैं। ठीक है, अब इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी क्या होती है? यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको जो है बहुत इजी वे में समझाना चाहूँगी कि इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होती है। देखिए, इफेक्टिवनेस मतलब राइट गोल्स अचीव करना, यानी सही काम करना, जो टारगेट था वो हासिल करना। एफिशिएंसी क्या होती है? काम कितनी स्मार्ट वे से किया है आपने। यानी एफिशिएंसी का मतलब होता है कम रिसोर्सेज यूज़ करके ज़्यादा आउटपुट बनाना। ठीक है, यानी आपने एफिशिएंसी का अगर फार्मूला कहीं पे पढ़ा भी होगा, या आपने पहले कहीं एफिशिएंसी पढ़ी होगी, तो याद होगा आपको एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? इनपुट्स बाय आउटपुट्स, यानी इनपुट्स डिवाइडेड बाय आउटपुट्स। ठीक है, यानी रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज यूज़ करके ज़्यादा आउटपुट बनाना या ज़्यादा आउटपुट हासिल करना, वो क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, वो 10 वर्कर से 100 प्रोडक्ट्स बनाती है, और एक कंपनी बी है, वो 5 वर्कर से 100 प्रोडक्ट्स बनाती है। यानी फिर किसने एफिशिएंट काम किया? बी ने। क्यों? क्योंकि कम वर्कर्स रखे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स हासिल किए, 100। और जबकि कंपनी ए जो थी वो 10 वर्कर्स रखकर 100 प्रोडक्ट्स बना रही थी। ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंट बी कंपनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का रिलेशनशिप के बारे में। ये दोनों हमेशा सेम नहीं होते, यानी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों सेम नहीं होती। देखिए, इसका एक केस है हमारे पास है कि एफिशिएंट होगा बट नॉट इफेक्टिव होगा, यानी कंपनी प्रोडक्ट बहुत चीपली बनाती है। ठीक है, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है। यानी रिजल्ट क्या निकलेगा? प्रोडक्ट बिकता ही नहीं, मतलब एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। इसका दूसरा केस क्या होता है कि इफेक्टिव होगा बट नॉट एफिशिएंट, यानी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है लेकिन बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट कर रही है। ठीक है, यानी गोल्स अचीव हो गए जो कि इफेक्टिव है, और लेकिन जो है वो काम महंगा है, ये क्या हो गया? इनएफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस मेजर करना मुश्किल क्यों है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी होती है। ठीक है, बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं, मल्टीपल गोल्स होते हैं, बहुत एक्टिविटीज़ एक साथ चल रही होती हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि कुछ रिजल्ट्स मेजरेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, कस्टमर हैप्पीनेस, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शंस। ठीक है, इन चीज़ों को नंबर्स में मेजर करना मुश्किल होता है। अब मॉडर्न कंपनीज इफेक्टिवनेस कैसे मेजर कर रही हैं? देखो, आजकल जो टॉप कंपनीज है वो न्यू इंडिकेटर्स यूज़ कर रही हैं, जैसे कस्टमर डिलाइट, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, वर्क इन्वायरमेंट, इनोवेशन। ठीक है, यानी सिर्फ प्रॉफिट ही सक्सेस का मेजर नहीं रहा अब। ठीक है, अब अब जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस मेजर करने के हम दो मेथड यूज़ करेंगे। एक तो कंटिजेंसी अप्रोच, दूसरा बैलेंस्ड अप्रोच। कंटिजेंसी अप्रोच क्या होती है? यानी मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है।
कौन डिसाइड करता है? ये मैनेजर डिसाइड करता है। फिर उसको मेजर करते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच क्या होता है? इसमें ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो एक साथ मेजर किया जाता है, यानी फाइनेंस, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, इंटरनल प्रोसेस सबको बैलेंस करके इफेक्टिवनेस जज की जाती है। ठीक है। सो याद रखिएगा कि गोल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है वो गोल्स होते हैं। इफेक्टिवनेस क्या होती है, गोल्स अचीव हुए या नहीं। एफिशिएंसी क्या होती है, रिसोर्सेज कितनी स्मार्टली यूज़ हुए हैं। ठीक है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि एफिशिएंट होना भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होना ज़रूरी है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कंटिजेंसी इफेक्टिवनेस अप्रोचेस की। देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या क्या होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस को मेजर कैसे करती है। देखिए, इस सेक्शन का जो मेन आइडिया है ना, वो ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस को डिफरेंट एंगल से मेजर करती हैं। इसको कहते हैं कंटिजेंसी इफेक्टिवनेस अप्रोचेस। ठीक है। अब इस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंपल प्रोसेस होता है। इन्वायरमेंट, रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशंस, आउटपुट्स एंड इन्वायरमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज लेती हैं, उन रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्ट्स यानी कि सर्विसेज बनाती हैं। ठीक है। फिर उनको वापस इन्वायरमेंट को देती हैं। ठीक है, यानी मार्केट में और कस्टमर्स वगैरह में। इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए हम इस प्रोसेस के डिफरेंट पार्ट्स को देख सकते हैं। इसलिए 3 अप्रोचेस होती हैं। एक गोल अप्रोच करना, दूसरा रिसोर्सेज बेस्ड अप्रोच, तीसरा इंटरनल प्रोसेस अप्रोच। ठीक है। अब गोल अप्रोच क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट होता है गोल अप्रोच। गोल अप्रोच टू इफेक्टिवनेस, यानी इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आइडेंटिफाई करो, फिर चेक करो गोल्स अचीव हुए या नहीं। ये बहुत लॉजिकल अप्रोच है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ अचीव करना चाहती है। एग्जांपल्स ऑफ गोल्स जो है, जैसे कि प्रॉफिट कमाना, प्रोडक्शन इंक्रीज करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करना, सेल्स बढ़ाना। इस अप्रोच में फोकस होता है आउटपुट्स पर। ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनल रिजल्ट क्या प्रोड्यूस किया। ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है वुमेन्स नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की। उन्होंने अपने फर्स्ट सीजन में एक गोल सेट किया, हर गेम में 4000 से 5000 टिकट सेल होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या आया? एवरेज टिकट सोल्ड पर गेम जो है वो 9700 रुपये निकली। ठीक है। तो यानी गोल से डबल परफॉर्मेंस हुई। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल अचीव किया, इसलिए जो है वो WNBA हाईली इफेक्टिव थी। WNBA मतलब वुमेन्स नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है। सो याद रखिएगा कि गोल अप्रोच के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव तब होती है जब आउटपुट गोल्स अचीव हो जाएं, टारगेट्स मीट या एक्सीड हो जाएं। ठीक है। डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएं। सिंपल मतलब कि गोल्स अचीव हो गए तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की, यानी कौन से गोल्स मेजर करने चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक सवाल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस टाइप के गोल्स मेजर करने चाहिए। गोल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑफिशियल गोल्स होते हैं, दूसरा हमारे पास ऑपरेटिव गोल्स होता है। ठीक है। ऑफिशियल गोल्स कौन से होते हैं? ये वो गोल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखती है। ठीक है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखती है। फॉर एग्जांपल, हम बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, हम सोसाइटी की सर्विस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इनको मेजर करना मुश्किल होता है। ठीक है। ऑपरेटिव गोल्स क्या होते हैं? ये वो गोल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली प्रैक्टिस में करती हैं। फॉर एग्जांपल, कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी सेल्स हुई, मार्केट शेयर कितना हुआ, ग्रोथ कितनी हुई। इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए ऑपरेटिव गोल्स ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है। यानी ऑफिशियल गोल्स लिखे जाते हैं और ऑपरेटिव गोल्स परफॉर्म किए जाते हैं। क्लियर है? अब एक रिसर्च में US कंपनीज का सर्वे किया गया था। उन कंपनीज ने 12 इंपॉर्टेंट गोल्स बताए। यानी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एक ही गोल नहीं रखती, मल्टीपल गोल्स एक साथ अचीव करना चाहती है। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट भी, ग्रोथ भी, मार्केट शेयर भी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी, इनोवेशन भी। अब प्रॉब्लम क्या है? इन सब गोल्स को एक साथ अचीव करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि गोल्स एक दूसरे से क्लैश कर जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हाई क्वालिटी है तो कॉस्ट बढ़ जाती है, लो कॉस्ट होगी तो क्वालिटी कम हो सकती है। ठीक है। यानी क्लैश हो जाती हैं चीज़ें। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गोल अप्रोच बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आउटपुट गोल्स इजीली मेजर हो जाती हैं। कंपनीज यूजुअली परफॉर्मेंस मेजर करती हैं बाय प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, मार्केट शेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सब नंबर्स में मेजर हो जाता है, इसलिए बिजनेस वर्ल्ड में गोल अप्रोच ज़्यादा यूज़ होता है। क्लियर है? अब गोल अप्रोच की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, गोल अप्रोच यूज़ करना इजी लगता है, लेकिन 2 मेजर प्रॉब्लम्स है इसके भी। एक तो मल्टीपल गोल्स प्रॉब्लम है इसका, दूसरा प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव इंडिकेटर्स। देखिए, मल्टीपल गोल्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे गोल्स होते हैं, जैसे कौन सा गोल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबको एक साथ मेजर करना मुश्किल हो जाता है। अब प्रॉब्लम नंबर 2, सब्जेक्टिव इंडिकेटर्स, यानी कुछ गोल्स नंबर्स में मेजर नहीं हो सकते,
फॉर एग्जांपल कस्टमर हैप्पीनेस नंबर्स में नहीं हो सकती, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन नंबर्स में नहीं हो सकती, ब्रांड इमेज नंबर्स में नहीं हो सकती। तो इन चीज़ों को मैयर करना सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, यानी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते, ओपिनियन और जजमेंट यूज़ होती है इनमें, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी आपके इंडिकेटर्स वगैरह ये चीज़ें थी। देन हम आगे देखते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारे गोल्स होते हैं, हम बार बार पढ़ रहे हैं ये चीज़, और अक्सर ये गोल्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं, क्लैश भी कर जाते हैं। मतलब एक गोल अचीव करने से दूसरा वीक हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉय वर्कलोड बढ़ता जाता है, ठीक है। एम्प्लॉय वेलफेयर मतलब कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है तो प्रॉफिट कम हो सकता है। इसलिए इफेक्टिवनेस को सिर्फ एक इंडिकेटर से मेजर नहीं किया जा सकता। अब डिपार्टमेंट्स गोल्स वर्सेस ओवरऑल गोल्स की बात करते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कंपनी लेवल गोल्स नहीं होते, हर डिपार्टमेंट के अपने गोल्स भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। एचआर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन करना। प्रोडक्शन का काम क्या होता है? यानी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसका काम क्या होता है? एफिशिएंसी। मार्केट डिपार्टमेंट का क्या काम क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी इसलिए इफेक्टिवनेस को असेस करते वक्त मल्टीपल गोल्स को एक साथ देखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 मेन गोल एरियाज भी दिए गए हैं, यानी बहुत सी मॉडर्न कंपनीज इफेक्टिवनेस मेजर करती हैं 4 एरियाज में। पहला एरिया क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जैसे कि प्रॉफिट, रिवेन्यू, आरओआई, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है? कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन, यानी कस्टमर खुश है या नहीं। तीसरे नंबर पर इंटरनल प्रोसेस है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम स्मूथ चल रहा है या नहीं। चौथे नंबर पर इनोवेशन एंड लर्निंग है, यानी कंपनी न्यू आइडियाज़ ला रही है या नहीं। तो ये एक बैलेंस्ड व्यू देता है इफेक्टिवनेस का, ठीक है। अब ऑपरेटिव गोल्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल क्यों है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के रियल गोल्स आइडेंटिफाई करना होता है गोल अप्रोच। देखिए, गोल अप्रोच का जो नेक्स्ट चैलेंज होता है वो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रियल गोल्स आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो गोल्स हैं ये बुक्स में नहीं लिखे होते। इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए टॉप मैनेजमेंट से बात करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर समझना पड़ता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेजरमेंट की बात करते हैं। देखिए, कुछ गोल्स इजी होते हैं मेजर करना, जैसे कि ऑब्जेक्टिव गोल्स है ये नंबर्स में होते हैं, प्रॉफिट, सेल्स, ग्रोथ, ये नंबर से मेजर हो जाते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव गोल्स क्या होते हैं? नंबर्स में अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि एम्प्लॉय वेलफेयर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर हैप्पीनेस। तो इन गोल्स के लिए मैनेजर्स रिले करते हैं, यानी कस्टमर फीडबैक लेंगे, एम्प्लॉयज़ के ओपिनियंस जानेंगे, सप्लायर्स और कंपटीटर्स की इन्फॉर्मेशन लेंगे, अपनी इंट्यूशन देंगे, ठीक है। सो एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी गई है कस्टमर डिलाइट की, कि एक कंपनी का सीईओ हर जो है वो वीक हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर से डायरेक्ट बात करता था। क्योंकि कंपनी का गोल था कस्टमर डिलाइट। उन्होंने कहा कि ये नंबर्स नहीं देते, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखता हूँ इनसे, यानी हर चीज़ नंबर से मेजर नहीं होती, ठीक है। सो गोल अप्रोच लॉजिक लगता है, लेकिन इफेक्टिवनेस मेजर करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सम टाइम गवर्नमेंट्स भी स्ट्रगल करती है गोल्स मेजर करने में। सो इसका मतलब है कि इफेक्टिवनेस मेजर करना ईजी नहीं होता, मल्टीपल गोल्स होते हैं, प्लस सब्जेक्टिव जजमेंट जो है वो इसमें ज़रूरी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिसोर्स बेस्ड अप्रोच की। देखिए, पहले हमने गोल अप्रोच देखी थी जो आउटपुट पर फोकस करती थी। अब हम देखते हैं सेकेंड अप्रोच, रिसोर्स बेस्ड अप्रोच। इस अप्रोच का फोकस होता है इनपुट साइड पर, ठीक है। याद रखिएगा, जो पहले हमने गोल अप्रोच देखी थी उसका किस पर फोकस होता है? आउटपुट पर। और जो रिसोर्स बेस्ड अप्रोच हम पढ़ रहे हैं इसका फोकस होता है इनपुट साइड पर, यानी ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज कहाँ से ला रही है और उनको कैसे यूज़ कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए, इस अप्रोच का जो सिंपल मतलब मैं आपको बताऊं, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हासिल करे, उन रिसोर्सेज को अच्छी तरह मैनेज करे, ठीक है। रिसोर्सेज का मतलब मनी, रॉ मटेरियल्स, एम्प्लॉयज़, नॉलेज, टेक्नोलॉजी। अगर ऑर्गेनाइजेशन रेयर और वैल्यूएबल रिसोर्सेज हासिल कर लेती है तो वो इफेक्टिव मानी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिसोर्सेज बेस्ड पर्सपेक्टिव के मुताबिक हम एक डेफिनेशन देखते हैं इसकी, कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी टू ऑब्टेन एंड मैनेज वैल्यूएबल रिसोर्सेज इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। यानी रिसोर्सेज लाना और उनको स्मार्टली यूज़ करना, ये क्या होता है? इफेक्टिवनेस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की, रिसोर्स बेस्ड इफेक्टिवनेस के इंडिकेटर्स की बात करते हैं। इस अप्रोच में इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। बार्गेनिंग पोजीशन, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट से वैल्यूएबल रिसोर्सेज हासिल कर सकती है या नहीं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस, स्किल्ड एम्प्लॉयज़, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल्स। जिस ऑर्गेनाइजेशन की बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो वो बेटर रिसोर्सेज हासिल करती है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। दूसरी बात, डिसीजन मेकर्स की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, यानी मैनेजर्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट समझना ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं। अगर मैनेजर्स इन्वायरमेंट को सही समझ लें तो ऑर्गेनाइजेशन बेटर डिसीजन ले सकती है, ठीक है।
रिसोर्स, तीसरी बात होती है कि रिसोर्सेज को यूज़ करने की एबिलिटी, यानी सिर्फ रिसोर्सेज लाना इनफ नहीं होता, उनको सही यूज़ करना भी ज़रूरी होता है। रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, एक तो टेंजिबल रिसोर्सेज होते हैं, दूसरा इंटेंजिबल रिसोर्सेज होते हैं। टेंजिबल क्या होते हैं? जो विजिबल होते हैं, यानी एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, मशीन्स वगैरह, ठीक है। और इनटेंजिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो विजिबल नहीं होते, ये जैसे कि नॉलेज, कॉर्पोरेट कल्चर, ब्रांड इमेज, ठीक है। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन दोनों को स्मार्टली यूज़ करती हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास आती है इन्वायरमेंट चेंजेस का रिस्पांस, यानी इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी चेंज, कस्टमर नीड्स चेंज, कंपटीशन चेंज। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जल्दी अडेप्ट करती हैं और चेंज को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। अब यूज़फुलनेस ऑफ रिसोर्स बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं। ये अप्रोच तब बहुत यूज़फुल होती है जब आउटपुट मेजर करना मुश्किल हो। फॉर एग्जांपल एनजीओज, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, इनका आउटपुट नंबर्स में मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए उनकी इफेक्टिवनेस चेक की जाती है कि वो रिसोर्सेज कितने अच्छे से हासिल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल भी दी गई कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपनी इफेक्टिवनेस कैसे मेजर की। उन्होंने देखा कि कितने हाई क्वालिटी पीएचडी एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं। सीईओ का जो बिलीव था ये कहता है कि ज़्यादा पीएचडी मतलब ज़्यादा पीएचडीज़ को हायर करेंगे तो मतलब बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी होगी, बेटर प्रोडक्ट होगा तो स्ट्रॉन्ग कंपनी इमेज बनेगी। तो यानी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मतलब कि वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो देन हम अब आगे आते हैं। देखिए, रिसोर्स बेस्ड अप्रोच यूज़फुल है लेकिन परफेक्ट नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये कस्टमर नीड्स को डायरेक्ट फोकस नहीं करती। मतलब ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज तो हासिल कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रिसोर्सेज कस्टमर की रियल नीड्स को फुलफ़िल कर रही हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी बेस्ट एम्प्लॉयज़ हायर कर ले, बेस्ट टेक्नोलॉजी ले ले, लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद ही ना आए, तो रिसोर्सेज का स्ट्रॉन्ग होना तभी यूज़फुल है जब उनसे इन्वायरमेंट के नीड्स मीट हो, ठीक है। अब देखें, इसलिए रिसोर्स बेस्ड अप्रोच तब ज़्यादा यूज़फुल है जब गोल अचीवमेंट मेजर करना मुश्किल हो। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इंटरनल प्रोसेस अप्रोच के बारे में, ठीक है। पहली अप्रोच आउटपुट फोकस थी, दूसरी अप्रोच हमने इनपुट फोकस पर की है, तीसरी जो हम पढ़ रहे हैं ये है इंटरनल वर्किंग फोकस पर, ठीक है। यानी इंटरनल प्रोसेस अप्रोच का मतलब क्या होता है? इंटरनल वर्किंग फोकस। अब इंटरनल प्रोसेस अप्रोच का बेसिक आइडिया क्या होगा? इस अप्रोच के मुताबिक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसका इंटरनल सिस्टम हेल्दी और एफिशिएंट हो, ठीक है। यानी ऑर्गेनाइजेशन अंदर से कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है तो इंटरनल प्रोसेस स्मूथ होते हैं, डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैप्पी और सेटिस्फाइड होते हैं, प्रोडक्टिविटी हाई होती है। इस अप्रोच में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसीडर नहीं किया जाता। फोकस सिर्फ इस पर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को इंटरनली कैसे यूज़ कर रही है। क्लियर। अब इसके हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इस अप्रोच में कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, ठीक है, और कॉर्पोरेट कल्चर का रोल। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करती और काम स्मूथली होता है, ठीक है। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच मतलब कि इस अप्रोच के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का की फैक्टर है। उन्होंने एम्फसाइज किया कि ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, गुड रिलेशनशिप्स, तो ये क्या होते हैं? ये की फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। सो यानी हैप्पी एम्प्लॉयज़ मतलब कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। कॉर्पोरेट कल्चर का रोल क्या होगा यहाँ पर? कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट और वर्किंग स्टाइल। स्ट्रॉन्ग कल्चर का रिजल्ट जैसे कि बेटर टीम वर्क, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर इफेक्टिवनेस। अब यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दी गई है कि एक रिसर्च में 2000 स्कूल्स का स्टडी हुआ। रिजल्ट क्या निकला? जहाँ एम्प्लॉयज़ जैसे कि टीचर्स, स्टाफ को जो है वो इम्पोर्टेंस दी गई और एम्प्लॉय फ्रेंडली प्रोसेस था, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव निकली। यानी ह्यूमन रिसोर्सेज प्लस एम्प्लॉय ओरिएंटेड प्रोसेस जो है वो क्या होगा? इफेक्टिवनेस होगा, ठीक है। सो याद रखिएगा, फोकस इंटरनल हेल्थ पर होता है, स्मूथ प्रोसेस यानी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, हैप्पी एम्प्लॉयज़, हाई प्रोडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग कल्चर, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब हम आगे पढ़ते हैं। इंटरनल प्रोसेस अप्रोच के मुताबिक अगर ऑर्गेनाइजेशन अंदर से हेल्दी है तो वो इफेक्टिव मानी जाती है। रिसर्चर्स ने 7 साइंस बताए हैं जो एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर एंड पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो तो एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल फील करते हैं, वर्क प्लेस फ्रेंडली होता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। सेकेंड नंबर पर टीम स्पिरिट एंड टीम वर्क, यानी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ग्रुप लॉयल्टी होती है, टीम वर्क स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कंपटीशन से ज़्यादा कॉपरेशन होता है।
थर्ड नंबर पर ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन होती है, यानी एम्प्लॉयज़ प्लस मैनेजमेंट। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, ओपन कम्युनिकेशन होती है, एम्प्लॉयज़ अपनी प्रॉब्लम्स और आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है डिसीजन मेकिंग नियर इंफॉर्मेशन सोर्स। ये बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। डिसीजन उन लोगों को लेने चाहिए जिनके पास रियल इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब टॉप मैनेजमेंट हर छोटी डिसीजन ना ले, ठीक है। जहाँ इन्फॉर्मेशन हो वहीं डिसीजन हो, ठीक है। इससे स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। फिफ्थ नंबर पर ओपन कम्युनिकेशन आ जाती है, जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल चीज़ होती है, यानी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन टॉप एंड बॉटम यानी कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़, बॉटम एंड टॉप यानी कि एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स, डिपार्टमेंट्स मीन डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी सब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ओपनली शेयर होती है, यानी टॉप जो है वो बॉटम वाले से करेगा, बॉटम जो है वो टॉप वाले से करेगा, यानी कि एम्प्लॉय मैनेजर से, मैनेजर एम्प्लॉय से। तो आपकी ये यानी सब मिलकर काम एक ओपनली शेयर करते हैं, तो ये क्या होता है, ओपन कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। 6 नंबर पर आ जाता है मैनेजर्स को रिवार्ड्स मिलते हैं, यानी मैनेजर्स को रिवार्ड मिलना चाहिए अगर वो एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ करते हैं, टीम डेवलप करते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्किंग ग्रुप बनाते हैं, यानी सिर्फ रिजल्ट्स नहीं, पीपल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट होती है। 7 नंबर पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस इन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये नॉर्मल है। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करती है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देती है, ठीक है। सो यूजफुलनेस ऑफ इंटरनल अप्रोच क्या होती है, देखिए आजकल मोस्ट मैनेजर्स बिलीव करते हैं कि हैप्पी एम्प्लॉयज़ मतलब कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, ये हम अगेन एंड अगेन पढ़ रहे हैं। एम्प्लॉय कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट और पॉजिटिव कल्चर, ये क्या है, लॉन्ग टर्म सक्सेस के की है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सीईओ का बिलीफ होता है कि एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रखना है, तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल प्रोसेस अप्रोच में क्या होता है कि ये अप्रोच भी परफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम है इसमें, जैसे कि टोटल आउटपुट मेजर नहीं होता, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन अंदर से हेल्दी हो सकती है लेकिन मार्केट में फेल हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम इसकी ये होती है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसीडर नहीं होता, यानी कि कस्टमर नीड्स और कंपटीशन इग्नोर हो जाते हैं। तीसरी प्रॉब्लम इसकी ये है कि इंटरनल हेल्थ मैयर सब्जेक्टिव होती है, यानी कि एम्प्लॉय हैप्पीनेस या कल्चर को नंबर्स में मैयर करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से कीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड इफेक्टिवनेस अप्रोचेस के बारे में। देखिए अब तक हमने 3 अप्रोचेस पर बात की है। गोल अप्रोच जो आउटपुट देखती है, रिसोर्स बेस्ड अप्रोच यानी इनपुट देखती है, इंटरनल प्रोसेस अप्रोच जो कि इंटरनल वर्किंग देखती है। प्रॉब्लम क्या थी, हर अप्रोच सिर्फ एक पार्ट बताती थी, इसलिए न्यू आइडिया ये आया कि बैलेंस्ड इफेक्टिवनेस अप्रोच भी हो। यानी इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक एंगल से जो है वो जज नहीं करना चाहिए, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन करना चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे काम करती है और बहुत सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए मल्टीपल इंडिकेटर्स को कंबाइन करके इफेक्टिवनेस मेजर की जाती है। बैलेंस्ड अप्रोचेस के 2 मेन टाइप्स होते हैं, एक तो जो है वो स्टेक होल्डर अप्रोच, दूसरा जो है वो कॉम्पिटिंग वैल्यूज अप्रोच होता है। अब हम बात करेंगे स्टेक होल्डर अप्रोच के बारे में। देखिए स्टेक होल्डर अप्रोच क्या होती है, सबसे पहला बैलेंस्ड अप्रोच है। स्टेक होल्डर अप्रोच जो है इस अप्रोच का फोकस है। देखिए स्टेक होल्डर की अप्रोच क्या है, इस अप्रोच का फोकस होता है स्टेक होल्डर्स की सेटिस्फैक्शन। यानी स्टेक होल्डर क्या होते हैं, देखिए स्टेक होल्डर जो होते हैं वो कोई भी ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से अफेक्टेड होता है वो स्टेक होल्डर कहलाता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, ऑनर्स, ये सब ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक रखते हैं, ठीक है। इस अप्रोच का मतलब क्या है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन तब इफेक्टिव होती है जब उसके स्टेक होल्डर्स सेटिस्फाइड हो, ठीक है। मतलब याद रखिएगा कि स्टेक होल्डर्स खुश हैं तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है। हर स्टेक होल्डर का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर क्या चाहता है, एम्प्लॉय क्या चाहेंगे, सैलरी प्लस जॉब सिक्योरिटी चाहेंगे। कस्टमर्स क्या चाहते हैं, क्वालिटी प्लस लो प्राइस चाहते हैं। इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं। सप्लायर्स क्या चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स चाहते हैं। सबका गोल डिफरेंट है, इसलिए हर स्टेक होल्डर इफेक्टिवनेस को डिफरेंट वे से जज करता है, ठीक है। अब इफेक्टिवनेस कैसे जो है वो मैयर होती है, देखिए स्टेक होल्डर अप्रोच में हर स्टेक होल्डर ग्रुप का सर्वे किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है, फिर सब व्यूज़ को कंबाइन करके इफेक्टिवनेस जज की जाती है, ठीक है। देखिए इंडिकेटर्स में क्या बताया गया कि स्टेक होल्डर अप्रोच को टेस्ट करने के लिए एक रिसर्च हुई थी जिसमें 97 स्मॉल बिजनेसेस का सर्वे किया गया था, ठीक है। रिसर्चर्स ने क्या किया, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स को सर्वे किया, उनसे पूछा आपके नज़दीक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। रिजल्ट 7 मेजर स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स आइडेंटिफाई हुए,
ठीक है। 7 स्टेक होल्डर्स एंड उनके इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया क्या था? देखिए, हर स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट एंगल से जज करता है। पहला जो था वो ओनर्स, जैसे कि मालिक जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ओनर्स का मेन फोकस होता है फाइनेंशियल रिटर्न पर। उनके लिए इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन वो है जो प्रॉफिट जनरेट करे, इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न दे। ठीक है, यानी ओनर्स का मतलब होता है प्रॉफिट, मतलब कि ऑनर्स जो है वो प्रॉफिट चाहते हैं। दूसरी बात है एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ इफेक्टिवनेस को जज करते हैं, यानी जॉब सेटिस्फैक्शन, सैलरी, गुड सुपरविजन। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन, सैलरी, यानी एम्प्लॉयज़ जो है वो हैप्पी जॉब जो है वो लाइफ चाहते हैं। कस्टमर्स क्या करते हैं? कस्टमर्स के लिए इफेक्टिवनेस का मतलब होता है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, गुड सर्विसेज। ठीक है, यानी क्वालिटी चाहते हैं सर कस्टमर्स। फोर्थ नंबर पर क्रेडिटर्स आते हैं, यानी बैंक्स, लोन देने वाले। क्रेडिटर्स का कंसर्न होता है ऑर्गेनाइजेशन लोन वापस कर सकती है या नहीं, इसे कहते हैं क्रेडिट वर्थीनेस, यानी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्टेबल होनी चाहिए। पाँचवें नंबर पर कम्युनिटी आ जाती है, सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट करती है कम्युनिटी वेलफेयर, सोशल कंट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लाइक चैरिटी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। छठे नंबर पर सप्लायर्स होते हैं। सप्लायर्स क्या चाहते हैं? स्मूथ ट्रांजैक्शन, टाइम पर पेमेंट्स, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। सातवें नंबर पर गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट का फोकस होता है लॉज फॉलो हो रहे हैं या नहीं, रेगुलेशंस फॉलो हो रही हैं या नहीं, यानी ऑर्गेनाइजेशन लीगल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, तो याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन तब इफेक्टिव होती है जब ज़्यादा स्टेक होल्डर्स सेटिस्फाइड हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मैं फ़ौरी ना सही किसी न किसी टाइम आपका कमेंट पढ़ लेती हूँ। सो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।